शर्मा आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ YouTube चैनल के माध्यम से। कल जिस विषय पर मैंने चर्चा की थी, विद्यापति भक्त है या श्रृंगारी है, उस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाऊँगा। भाग 1 आपने कल देखा था, आज भाग 2 है। हमारी जो योजना है, हमारा जो मिशन है, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, इसके तहत हम न केवल हिंदी बल्कि हिंदी के इतर जो दर्शन है और हिंदी से संबद्ध जो समाजशास्त्र है, इतिहास है, तमाम विषयों पर आपको लाएंगे बारी बारी से। इस श्रृंखला में आज हम जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वो है विद्यापति जीवन और साहित्य। कल हमने बात की थी भक्त हैं या श्रृंगारी हैं, उस विषय पर आज पूरे विद्यापति को आप जानेंगे। आप सारे लोग, आप सबका स्वागत है हमारे इस व्याख्यान माला में। विद्यापति जीवन और साहित्य आप देखेंगे कि ये हिंदी साहित्य के देदीप्यमान नक्षत्र की भांति ज्योतित विद्यापति हिंदी साहित्य आकाश में इस प्रकार ख्यात है, इस प्रकार प्रसिद्ध हैं कि आदिकाल से लेकर के उसकी अनुगुंज आधुनिक काल तक सुनाई पड़ती है। विद्यापति दिनानुदिन प्रासंगिक होते जा रहे हैं, उनकी ख्याति बढ़ती जा रही है। उनकी जो पदावली है, उनकी जो सृजनशीलता है, उसकी जो रचना है, ये तमाम चीज़ें आज प्रासंगिक हो रही है। और आप देखेंगे कि विद्यापति की जो तमाम सृजनशीलता है वो 3 भाषाओं में है। और इस प्रकार मैथिली में, अवहट में और संस्कृत में अपनी सृजन से वो हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में और मैथिली साहित्य में समान रूप से समादृत हैं, सम्मान के भागी हैं। ये विद्यापति बहुत गौरवान्वित करता है कि बिहार की गौरवमयी धरती पर ये पदार्पित हुए। बिहार की गौरवमयी धरती का जो वो भाग दरभंगा, और दरभंगा में आप देखेंगे कि विस्फी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। थोड़ा सा विवादास्पद है, लेकिन निष्कर्ष रूप में जो बातें हम आपको बता सकते हैं वो ये है कि इनका जन्म 1360 ईस्वी में माना जाता है। तत्कालीन दरभंगा जिले के विस्फी ग्राम में, जो अब मधुबनी में आपको पाया जाता है, ये 1360 ईस्वी इनका जन्म वर्ष है। विस्फी ग्राम इसके गांव का नाम है, इसके गांव का नाम है। मृत्यु 1450 के आसपास माना जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये 1350 से लेकर के 1450 का जो जीवन काल है, इसके बीच में जो इसका सृजन काल है, वो सृजन काल पर जब हम बात करते हैं तो ये सृजन काल 1375 से लेकर के 1418 ईस्वी तक है। इस काल में जो सृजन हुआ, इन्होंने मैथिली में लिखा, इन्होंने अवहट में लिखा, इन्होंने संस्कृत में लिखा, वो तमाम सृजन विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार है। लेकिन खास करके वो जाने जाते हैं पदावली के लिए। हम इस पर आएंगे। हम थोड़ा सा उसके जीवन पर प्रकाश डालें कि विद्यापति, जिसके पिता का नाम गणपति ठाकुर, माता हंसनी देवी है, आश्रयदाता के रूप में आप शिव सिंह और कीर्ति सिंह को देख सकते हैं। पत्नी चंपती देवी, संतान के रूप में हरपति, नरपति, वाचस्पति, पुत्री दुल्ही के नाम से जानी गई। रचनाओं की बात करें तो संस्कृत में आप देख रहे हैं कि भू परिक्रमा है, पुरुष परीक्षा है, शैव सर्वस्व सार है, गंगा वाक्यावली है, दान वाक्यावली है, दुर्गा भक्ति तरंगिनी है, विभाग सार है, लिखनावली है। अवहट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका इन्होंने लिखा। बालचंद विज्जा वही भाषा, अहि नहीं लागे दुज्जन हासा, या देसिल जैना सबजन, देसिल बैना सबजन मिठा, ते तैसन जंप ओ और भट्टा। ये कहने वाले विद्यापति ने न केवल संस्कृत की जो पांडित्य परंपरा है उसमें ही सृजन किया, बल्कि उस दौर में जो अवहट का विकास हो रहा था, और ये अवहट जिस प्रकार से लिंक लैंग्वेज का काम कर रही थी, संस्कृत की जो पारंपरिक साहित्य है उससे आधुनिक हिंदी को पदार्पित कर रही थी, उस अवहट में भी इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम की पुस्तक का सृजन करते हुए इस साहित्य को आगे बढ़ाया है। मैथिली में पदावली 945 पद है। इसमें मिथिला के संस्कार ही नहीं बल्कि ऐसे गीतों का संकलन किया गया है जिसमें विविध भाव एक साथ अभिव्यक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ आप देखेंगे वहाँ भक्ति, श्रृंगार, तमाम चीज़ों की धाराएं एक साथ प्रवाहित होती हुई नजर आती है। ये चीज़ें दिखाई पड़ती है। विद्यापति पर जब संपूर्णता से हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि कई विवाद हैं। हम विवादों की भी चर्चा करेंगे। इस श्रृंखला में आप देखेंगे कि विद्यापति पर जो सबसे पहला विवाद है वो ये है कि ये बंगाली हैं कि बिहारी है। आरंभ में ये प्रश्न छेड़े गए थे, जो कि
विद्यापति के जो पद हैं, ये पद बिहार की धरती से उठ करके बंगाल, जो हमारे आसपास में थे, बंगाल में जाकर के इतनी प्रसिद्धि और ख्याति, वो पंक्तियाँ, वो पद, वो गीत प्राप्त कर लिए कि वहाँ के लोग धीरे धीरे सोचने लगे कि ये विद्यापति मिथिला के नहीं थे, ये बिहार के नहीं थे, दरअसल ये बंगाल के थे। विद्यापति पदावली का जब संकलन और संपादन ये आपको रामवृक्ष बेनीपुरी जी करते हैं, तो बेनीपुरी जी बताते हैं कि बंगाल के लोग बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। उन्होंने न केवल विद्यापति की परिकल्पना कर ली, बल्कि न केवल यह बताया कि ये बंगाल के थे, बल्कि उसके गांव का भी निर्माण कर लिया। राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह की भी परिकल्पना कर ली है, और इस रूप में उन लोगों ने इसे बंगाली सिद्ध करने की पुरजोर कोशिश की है। जबकि आप देखेंगे कि यहाँ जब सम्राट जो दरभंगा महाराज थे, जो सम्राट शिव सिंह थे, उन्होंने जो दान पत्र में इसे बिस्फी ग्राम दिया था, उसमें विद्यापति का जो परिचय लिखा हुआ है, जो पता लिखा हुआ है, वो स्पष्ट करता है कि वो यहीं के वासी थे, वो मिथिलांचल के वासी थे, यहीं के कवि थे। उसके पिता दरबारी थे, दरबारी पंडित थे। उनका आना जाना उस बहाने इस दरबारों में था, जिसके कारण बाद में वो यहीं हो गए, यहीं रह गए, और सम्राट के आसपास रह करके उसके संस्कृति में रह करके उन्होंने सृजन किया है। उसके संस्कार उसमें दिखाई पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें विद्यापति के साथ है। इसलिए निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि ये बंगाली नहीं, वरन ये बिहारी हैं। बिहारी नहीं, ये मिथिलांचल के वासी हैं, मिथिलांचल के गौरव हैं, और हम सारे के सारे लोग इस पर गौरवान्वित हो सकते हैं कि बिहार की धरती की जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है, उसमें विद्यापति का योगदान कहीं से कमतर नहीं है। आगे आप देखेंगे कि दूसरा विवाद इसके बारे में है कि ये भक्त थे या श्रृंगारी थे। इसके बारे में भी कल मैंने बात की थी। मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार इनके जो पद हैं, इनके पद को लेकर के डॉक्टर ग्रियर्सन का कहना है कि इसमें जो राधा और कृष्ण के प्रयोग किए गए हैं, राधा और कृष्ण जो नायक और नायिका के रूप में प्रयुक्त है, वो राधा और कृष्ण दरअसल नायक और नायिका नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अब सवाल ये है कि जब आत्मा और परमात्मा के रूप में राधा और कृष्ण हैं, तो परमात्मा को आत्मा का इंतज़ार करना नहीं चाहिए। यहाँ कृष्ण राधा के इंतज़ार में दिखाई पड़ते हैं। पदावली जहाँ से शुरू होती है कि नंदक नंद कदम्बक तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोल पठाओ, जिसमें स्पष्ट हो रहा है कि कृष्ण इंतज़ार कर रहे हैं, राधा इंतज़ार नहीं कर रही है। दूसरी बात यह है कि उन पदों का क्या होगा जिन पदों में इस तरह के संदर्भ नहीं मिलते हैं, जहाँ पर नक्सिक सौंदर्य वर्णन की बात कही गई है, जहाँ पर माधव की कही सुंदरी रूपे, पल्लव राज चरण जो शोभित गति गजराजक भाने, कनक कदली पर सिंह संवारल ता पर मेरु समाने, इस प्रकार के पद लिखे गए। या जहाँ आप देखेंगे कि जो कामिनी करे सनाने, हेरैत हृदय हनय पंचबाने, चिकुर करे जलधारा, जनि शशि मुख डर रोय अंधारा, इस प्रकार की पंक्ति है। तो उसमें उसका क्या होगा? जहाँ पर शुद्ध रूप से विद्यापति ने नायिका का सौंदर्य वर्णन किया है, जहाँ पूरी तरह से उन्होंने नक्सिक सौंदर्य वर्णन की परंपरा का प्रयोग किया है, वहाँ पर क्या होगा? जब वो कहते हैं कि सरस वसंत समय भल पावल, दखिन पवन बहु धीरे, सपन हो रूप वचन एक भाष्य, मुख से दूर करु चीरे, तोहर रूप समचान होयत नहीं कयो जतन विधि केला, क्या वेरी काट बनावल नव के तयो तुलित नहीं भेला, लोचन तूल कमल नहीं भय सकसे जग के नहीं जाने। तो इस तरह की पंक्तियों में न आत्मा है, न परमात्मा है, न उसके संबंध की व्यंजना है। तो ये इस प्रकार की पंक्तियाँ जहाँ पर राधा और कृष्ण का प्रेम वर्णित है, जहाँ पर खुला हुआ सौंदर्य वर्णित है, तो वहाँ पर नहीं लगता कि उसमें कोई भक्ति की बात है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो खारिज कर दिया। उन्होंने तो साफ बताया है कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, जिसे चढ़ाकर कुछ लोग गीत गोविंद में भी भक्ति के रंग खोजते हैं, आध्यात्मिक रंग खोजते हैं, और ठीक उसी प्रकार विद्यापति के पद में भी वो खोजने का प्रयास करते हैं। बच्चन सिंह बड़ा शानदार कहते हैं कि कोई अगर अजंता और एलोरा की गुफाओं में जाकर के उसमें
भक्ति की तलाश कर ले, उसमें अगर आध्यात्मिक चेतना का भान कर ले, तो उसी विद्यापति पदावली में भी आध्यात्मिक चेतना का भान हो सकता है। ये वो स्पष्ट करते हैं। मतलब है कि इन आलोचकों ने सिद्ध किया है कि ये भक्त नहीं बल्कि ये श्रृंगारी हैं। अब सवाल है कि जो लोग भक्त मानते हैं वो भी एकाग्रचित नहीं रह पाते हैं, वो भी एक जगह पर टिक नहीं पाते हैं कि भक्त अगर मान लें हम विद्यापति को तो क्या मानेंगे आप? ये शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं, पंचदेव उपासक हैं या संप्रदाय निरपेक्ष हैं? क्योंकि जो इसके पिता गणपति ठाकुर जी हैं, गणपति ठाकुर जी ने कपिलेश्वर महादेव को अपनी पूजा, अपनी उपासना से प्रसन्न किया था, तो फिर विद्यापति पुत्र रत्न के रूप में उसे प्राप्त हुआ। और इस प्रकार यह पता चल रहा है कि जो शैवों की परंपरा है मिथिलांचल में, उस परंपरा में विद्यापति आते हैं और इस तरह से शैव की पारिवारिक परंपरा है। और यह भी संदर्भ है, आप सबको पता होगा कि जो उगना है महादेव के रूप में, उगना ये आकर के, यानी उगना के रूप में महादेव आकर के विद्यापति की सेवा की थी, 12 वर्ष यहाँ इनके पास रहे हुए थे। तो इस तरह से ये सिद्ध हो रहा है कि शिव को इन्होंने प्रसन्न किया था। और उगना ने क्या मांगा था इनसे? ये काम के बदले कहा था कि आप जिस समय में गीत गा रहे होंगे उस समय में हम कोई भी काम नहीं करेंगे। और वो उसका गीत श्रवण करने आए, उस भाव विभोर होने, उस भाव में डूबने के लिए उगना यहाँ प्रस्तुत हुए थे। इस कारण ये प्रसंग स्पष्ट करता है कि विद्यापति शैव थे। लेकिन ये शैव ही कैसे हो सकते हैं? जब ये शक्ति की उपासना भी करते हैं तो बताते हैं कि जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दियो गुसावनी अनुगति गतित हुए पाया। यहाँ शक्ति की उपासना है। और जब माधव के प्रति भी ये बात करते हैं कि माधव कत तोरा करब बराई उपमा तोर कहब के करासा कही तो हूँ अधिक लजाई जो श्रीखंड सौरभ अति दुर्लभ तो पुनिकाठ कठोरे। तो इस तरह से माधव के प्रति भी इसकी उपासना बुद्धि है। ये माधव के प्रति भी अपने भक्ति भाव को रेखांकित करते हैं। गंगा के बारे में भी कहते हैं, बड़ सुख सार पावल तो है तीरे छोरैत निकट नयन बह नीरे। तो यहाँ गंगा के प्रति भी आस्था दिखाई पड़ती है। कहा यह भी जाता है कि विद्यापति अपने जीवन के आखिरी क्रम में गंगा के किनारे में जाकर के गंगा की स्तुति लिखा था और वहीं जाकर के उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। इस तरह से जो पंचदेव उपासना की मिथिलांचलीय पद्धति है उसका विद्यापति ने पूरी तरह से अनुकरण किया था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि संप्रदाय निरपेक्ष थे, ये न शैव थे, न वैष्णव थे, न शाक्त थे, और न ही पंचदेव उपासना की बात इन्होंने कही है, बल्कि ये तमाम देवी देवताओं की उपासना करते हुए भी, उसकी भक्ति करते हुए भी ये संप्रदाय से निरपेक्ष हैं। ये किसी भी संप्रदाय के साथ अपने को आबद्ध नहीं करते हैं, संबद्ध नहीं करते हैं। तो इस प्रकार कुछ लोग इसे संप्रदाय निरपेक्ष भी कहते हैं। कुल मिलाकर के हम देखेंगे कि मिथिलांचल का जो संस्कार है, यहाँ की जो भक्ति परंपरा है, जो पद्धति है, विद्यापति ने उसका अनुकरण किया था। इसीलिए किसी एक खेमे में, किसी एक फर्मे में डाल करके आप इसकी समीक्षा नहीं कर सकते हैं। इसे आप शैव मान करके, इसे आप शाक्त मान करके, इसे आप वैष्णव मान करके विद्यापति को एक सीमा रेखा में नहीं बांध सकते हैं। विद्यापति मिथिलांचल के संस्कार के अनुरूप ही सृजन कर रहे थे और सब कुछ इनकी रचनाओं में दिखाई पड़ रहा है। इस पर जब हम विचार करते हैं तो ये देखते हैं कि मिथिलांचल की तमाम चीज़ें उसमें पाई जाती है। मंदिर जाते हुए त्रिपुंडधारी पंडित हो, या ग्राम्य बालाएँ गीत गाती हुई जा रही हो, खेत में काम करते हुए किसान हो, तमाम लोगों के लिए गीत लिखे हैं इन्होंने। तमाम भावों की अभिव्यक्ति इनके गीतों में दिखाई पड़ते हैं। जब इन्होंने लिखा है, अब देखेंगे कैसे, पिया मोरा बालक हम तरुणी रे कौन तब चुकलों भेलों जननी रे। इस तरह से जो स्त्री की पीड़ा है, कैसे विद्यापति उसे समेटते हैं। मिथिलांचल की स्त्री की जो महानता है उसे कैसे विद्यापति रेखांकित करते हैं कि कृष्ण जब छोड़ कर चले जाते हैं तो ये गोपिकाएं श्रापित नहीं करती हैं कृष्ण को, बल्कि वो कहती हैं, वो कृष्ण के दीर्घजीवी होने की कामना करती है। ईश्वर से वो मांगती है कि जुग जुग जीवत हो बसत लाख कोस हमर अभाग हुनक नहीं दोष।
हमर अभाग भेल विधि विपरीत, माधव तेजल पूर्व पीड़ित। यानी कि प्रेम में जो वियोग की उत्पत्ति हुई है उसके लिए भी ये गोपिकाएं, ये स्त्रियां कृष्ण को जिम्मेदार नहीं ठहराती है, बल्कि अपने अभाग्य को, अपने ईश्वर को वो कोसती हैं और कृष्ण को कहीं से दोष नहीं देती है। विद्यापति में देखेंगे कि वो तमाम चीज़ों को लेकर के आते हैं। खास करके जब श्रृंगार की बात करेंगे हम, तब देखेंगे उसमें ये संयोग और वियोग दोनों पक्ष को लेकर के आते हैं। संयोग में जहाँ पर राधा कृष्ण के मिलन की बात है, जहाँ उसके नोक झोंक की बात है, प्रेम निवेदन की बात है, परिरंभन की बात है, इन तमाम चीज़ें हैं। फिर आप देखेंगे वियोग का भी उत्कर्ष है, वियोग भी अपने चरम पर है, जहाँ गोपिकाएं कहती है कि जाह जाह तो है उधव है तो है मधुपुर जाह, चंद्रवदन नहीं जीव तीरे बध लागत काए। तो इस तरह से वियोग भी उसमें दिखाई पड़ता है। और साथ में यह भी आप देखेंगे कि जब विद्यापति लिखते हैं, जब कहते हैं कि नायिका की जब दुर्दशा होती है नायक के अभाव में, जब वो वियोग को झेलती है और कैसे वियोग में उसकी अवस्था हो जाती है, इसे विद्यापति रेखांकित करते हुए स्पष्ट करता है कि चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, अजहू हरि नहीं आयल रे गोकुल गिरधारी। ये जो भाव है, गोपिका की पीड़ा जो चरम पर पहुंच जाती है, कैसे प्रेम में वियोग की उत्पत्ति हुई है, कैसे नायिका उसे झेलती है, ये चीज़ें यहाँ दिखाई पड़ती है। विद्यापति की सबसे बड़ी विशेषता आप देखेंगे कि ये लोक भाषा में सृजन करते हैं। यहाँ की जो भाषा है, खास करके मैथिली, और मैथिली के प्रथम कवि ये होते। अगर वर्ण रत्नाकर के लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर सामने नहीं आते, ज्योतिश्वर ठाकुर इसे 25 साल पहले हुए थे, तो ये पहले कवि हो सकते थे जिन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से मैथिली साहित्य को समृद्ध किया है, मैथिली साहित्य को संपन्न किया है। ये पहले कवि हो सकते थे, लेकिन कविता में जिस प्रकार की ख्याति इनकी फैली है, वो वर्ण रत्नाकर के लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर उस स्तर के नहीं दिखाई पड़ते। इनमें ये देखेंगे कि वो जिस मैथिली के प्रयोग कर रहे हैं वो मैथिली आधुनिक मैथिली है, वो संस्कार आधुनिक संस्कार है। इसीलिए मैथिली भाषा में जिस तरह के शब्दों का समायोजन है, दिनकर जी ने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है विद्यापति की। पहली बात कि वो जिस प्रकार की नायिका का प्रयोग करते हैं वो बिना बनाव के ही सुंदर होती है, वो ग्राम्य वाला होती है, जो किसी भी प्रकार के बनावटीपन से अपने सौंदर्य की अभिवृद्धि नहीं करती है। दूसरी बात वो बताते हैं कि विद्यापति ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा जो है वो हमारी भाषा है, वो हमारे अंतस की भाषा है, वो हमारे हृदय की भाषा है, वो हमारे संस्कार की भाषा है। और ये विद्यापति जो बाल चंद विज्जा वही भाषा अहि नहीं लागे दुज्जन आशा, जिस प्रकार बाल चंद्रमा सबके लिए सम्मान का विषय होता है, सबके लिए आदर का विषय होता है, ठीक उसी प्रकार विद्यापति उस भाषा का प्रयोग करते हैं जो सबके लिए सम्माननीय है, जो सबके लिए ग्राह्य है, जो सबकी अपनी भाषा है। या देसिल बैना सब जन मिठा, देसिल बैना में जो आप देखेंगे भाषा की जो शास्त्रीय परंपरा है, उस शास्त्रीय परंपरा का निषेध करते हुए इन्होंने लोक भाषा में सृजन किया। आगे चल करके आप यह पाएंगे कि तुलसीदास कैसे संस्कृत से मुड़ गए थे अवहट और अब ये अवहट अवधि की ओर और ब्रजभाषा की ओर, ठीक उसी प्रकार विद्यापति जो संस्कृत के पंडित है, पांडित्य परंपरा में दीक्षित हुए, पंडित होते हुए इन्होंने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया। बावजूद इसके ये दैसिल बैना की तरफ मुड़ करके आम जनों की जो पीड़ा है, दर्द है, जीवन है, अनुभूतियाँ हैं, संस्कार है, संस्कृति है, उन तमाम चीज़ों का समावेश इन्होंने किया है लोक भाषा में, चाहे वो मैथिली हो चाहे अवहट हो। विद्यापति के बारे में कहा जाता है कि ये दरअसल एक तरह से कहें तो सामंतवाद के अंतिम कवि हैं और पूंजीवाद के प्रथम कवि हैं। सामंतवाद के अंतिम कवि इसलिए विद्यापति कहलाते हैं कि जब सम्राटों की परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, उस परंपरा में ये थे। सम्राट का इन्होंने वर्णन किया, प्रशस्ति परक गायन किया, कीर्तिलता और कीर्ति पताका मूल रूप से उसी के लिए इन्होंने लिखा था। तो ये सामंती परिवेश में पलने वाले, बढ़ने वाले, अपने सृजनशीलता की अभिवृद्धि करने वाले कवि हैं जो कालांतर में बहुत ही मौलिक हो जाते हैं। आप देखेंगे जौनपुर शहर का वर्णन है, अनेक शहर का वर्णन करते हुए
इन्होंने जिस प्रकार पूंजीवाद का जो प्रभाव फैल रहा था समाज पर, उसकी भी बात ये करते हैं। विद्यापति सीमा रेखा के कवि माने जाते हैं। किस प्रकार जो ये संक्रांति काल है, किस प्रकार ये जो मिलन काल है साहित्य का, जब आदिकाल विराम ले रही थी और आधुनिक काल का पदार्पण हो रहा था, इस बीच में इस सीमा रेखा पर विद्यापति का जन्म होता है। ये 1360 का जो कालक्रम है वो दरअसल भक्ति काल के शुरुआत का काल है और आदिकाल के समापन का काल है। इसीलिए बीच की सीमा रेखा में पैदा होने वाले विद्यापति दोनों प्रवृत्तियों को आत्मसात करते हैं। जहाँ पर वो कीर्ति लता और कीर्ति पताका लिख करके आदिकालीन प्रवृत्ति को दिखाते हैं, जिस प्रकार वो अभट्ट का प्रयोग करते हुए आदिकालीन भाषा की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, वहीं पर मैथिली में सृजन करके विद्यापति जिस प्रकार से श्रृंगार और जिस प्रकार से भक्ति की बात करते हैं, पंचदेव उपासना करते हैं, शैव शाक्त और वैष्णव के रूप में ये सृजन करते हैं, ये भक्ति की जो अंतर्ध्वनि है उसकी अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। इसलिए विद्यापति को कहा जाता है कि ये सीमा रेखा पर खड़े हैं, जिसमें आदिकालीन प्रवृत्तियाँ भी है, जिसमें आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ भी है। श्रृंगार और सौंदर्य का वर्णन इन्होंने किया है पदावली में, वो आदिकालीन वृत्ति है, और इन्होंने भक्ति का उल्लेख किया है, ये भक्ति काल की प्रवृत्ति है। इसीलिए आप देखेंगे, आप पाएंगे कि विद्यापति वास्तव में दोनों तरह की प्रवृत्तियों को आत्मसात करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसे कई नाम से जाना जाता है। कवि कोकिल कहा जाता है, कवि शेखर कहा जाता है, अभिनव जयदेव कहा जाता है, खेलन कवि कहा जाता है। कवि कोकिल इसलिए कहा जाता है कि विद्यापति के जो गीत हैं वो इस प्रकार की प्रसिद्धि, इस प्रकार की ख्याति को अर्जित कर लिया है कि वो गीत मिथिलांचल में ठीक उसी प्रकार प्रतिध्वनित हो रहा है, उसी प्रकार गुंजित हो रहा है जैसे कोयल की कूक गुंजती है। इसीलिए इसे कवि कोकिल कहा जाता है। कवि के रूप में अत्यंत सरस और मधुर ध्वनि की प्रस्तुति ये करते हैं, सरस गीतों का निर्माण ये करते हैं। कवि शेखर कहे जाते हैं। कवि शेखर इसलिए कहलाते हैं कि विद्यापति आदिकाल के सबसे बड़े कवि हैं, जिसमें आप पाएंगे कि वो वीर गाथा की प्रवृत्तियाँ हैं, जिसको लेकर के इन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका में कीर्ति सिंह का यशोगान किया है। श्रृंगार की प्रवृत्ति थी तो विद्यापति में श्रृंगार का चरमोत्कर्ष दिखाई पड़ता है। भक्ति काल का पदार्पण हो रहा था तो भक्ति काल को लेकर के भी इन्होंने, उस काल की प्रवृत्ति को लेकर भी इन्होंने सृजन किया था। इसलिए कवि शेखर के रूप में इनकी ख्याति है। अभिनव जयदेव कहे जाते हैं। ये जयदेव जो 13वीं सदी में हुए, जिन्होंने बंगाल में रह करके गीत गोविंदम का निर्माण किया, वो अभिनव जयदेव की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से राधा और कृष्ण का मानसल सौंदर्य, प्रेम, श्रृंगार, नक्सिक सौंदर्य वर्णन, तमाम चीज़ें जयदेव ने किया था, वो चीज़ें मैथिली में पदार्पित करने का काम, लाने का काम विद्यापति करते हैं। इसलिए अभिनव जयदेव कहलाते हैं। अभिनव एकदम नए जयदेव हैं, जो जयदेव की जो साहित्यिक परंपरा है उसके सच्चे अनुकर्ता हैं। खेलन कवि कहलाते हैं, जो कि राज दरबार में रह रहे थे, और ये शिव सिंह के खेलन कवि कहलाते हैं। उसी के लिए सृजन करते हैं, उसी के आनंद के लिए उसके राज दरबार का वर्णन करते हैं। इसे दरबारी कवि के रूप में ख्याति थी इनकी, इसीलिए ये खेलन कवि के रूप में भी प्रसिद्ध होते हैं। कुल मिलाकर के हम देखेंगे कि विद्यापति को किसी कैनवास में नहीं बांधना चाहिए, किसी सीमा रेखा में नहीं आबद्ध करना चाहिए। जो संस्कृत, अभट्ट और मैथिली तीनों भाषा में सृजन से हिंदी साहित्य को नहीं बल्कि पूरे साहित्यिक परंपरा को समृद्ध किया है, उस विद्यापति को कभी भक्त तो कभी श्रृंगारी, कभी भक्त शैव तो कभी वैष्णव, कभी शाक्त कहने की आवश्यकता नहीं है। विद्यापति से ऊपर की चीज़ है, उनके सृजनशीलता से हमारा साहित्य समृद्ध हुआ है। इसे किसी फर्मे में, इसे किसी कैनवास में आबद्ध नहीं करना चाहिए। यही विद्यापति के साथ न्याय होगा, यही विद्यापति की श्रद्धांजलि होगी। फिलहाल आज के व्याख्यान में इतना ही। फिर हमारी मुलाकात होगी अगले दिन। हम जिस व्याख्यान को, जिस विषय को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे वो होगा सूरदास जीवन और साहित्य। फिर अलग से हम बात करेंगे सूर के वात्सल्य वर्णन पर। तो फिर मिलेंगे तो बात होगी, मुलाकात होगी।